देखिए, आज पढ़ना है हमें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। बस ये यही से स्टार्ट किया, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट किया मैंने आज, है ना। तो देखो, ये जो मायोसिन फिलामेंट होता है ये बना होता है मेनी मीरो मायोसिन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कई सारे मीरोमाइसिन के मिलने से एक मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। काफी सारे मीरोमाइसिन के मिलने से एक मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। देखो, और देखो इस मीरोमाइसिन में देखिए, एक सिंगल मीरोमाइसिन में देखो इसमें दो हैवी चेन होते हैं और +4 लाइट चेन कहता है। बेटा जितना डार्क होगा वही मैं लिख रहा हूं ना, अब इससे डार्क तो पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी। देखो, और यहां देखो, ये देखिए ऐसे। और देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपने दो स्ट्रैंड देखे हैं, देखो यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंड जो देख रहे हो यहाँ पर आप, एक और दो, दो धागे है ना ये, इसे कहते हैं टू हेवी चेन। पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है ये पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, पेप्टाइड्स कहते हैं इसको। और देखो, ये जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं लाइट चेन। आपके एनसीईआरटी में लाइट चेन के बारे में लिखा हुआ नहीं है, वहां केवल हैवी चेन बना हुआ है। अब देखेंगे एनसीईआरटी में तो दो हैवी चेन बना हुआ है, देखो वहां पर। और ये एक सिंगल मीरोमाइसिन का स्ट्रक्चर है, इसे एक मीरोमाइसिन कहते हैं, ठीक है। और देखो, इस मीरोमाइसिन में देखो क्या होता है। देखो, ये यहां से यहां तक इसको, इसे मायोसिन टेल कहते हैं। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देखो,
इसे मायसिन हेड कहा जाता है। और ये जो बीच में यहां से यहां तक देख रहे हो आप, इसको शॉर्ट आर्म कहा जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट है देखो इसके, मायसिन टेल, बीच में ये पार्ट, इसको शॉर्ट आर्म कहते हैं इसको, और ये जो ऊपर का पार्ट है देखो यहां से यहां तक, इसे मायसिन हेड कहा जाता है, मायसिन हेड कहते हैं। हेवी चेन देखो 1 2, ये जो पूरा, ये पूरा हेवी चेन जो है यहां से स्टार्ट हुआ है 1 2, और ये पूरा हेवी चेन है 1 2 3 4, ये लाइट चेन होता है। हेड के ऊपर लाइट चेन बना हुआ देखो 1 2 3 4, और ये 1 और 2 हेवी चेन होता है। इसी हेवी चेन का पार्ट देखो यहां से यहां तक मायसिन टेल है। ठीक है, इसके बाद ये शॉर्ट आर्म है, और उसी से देखो जैसे ये आगे घूम गया, और इसे कहते हैं क्या बताओ, इसे मायसिन हेड कहा जाता है। तो ये यहां से यहां तक देखो, ये हेड है, ये बीच में आर्म होता है यहां से यहां तक, और ये बचा हुआ पार्ट मायसिन टेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो इसके हेड में आप देखोगे, इसके हेड में 2 अलग अलग ऐसे यूनिट होते हैं, ये 2 अलग अलग साइड होता है देखो हेड वाले पार्ट, हेड वाले पार्ट में इस तरह के 2 अलग अलग साइड होते हैं। इसमें एक को कहते हैं क्या, एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं देखो, एक को एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं, और दूसरे को देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट कहा जाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं उसको। मतलब मायसिन हेड के अंदर, हाँ बेटा मैंने कहा कि आपके एनसीईआरटी में लाइट चेन बना हुआ नहीं है, बट लाइट चेन भी होता है। और मायसिन के हेड में, मायसिन के हेड में 2 अलग अलग साइट होता है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, अब यहां देखो, तो ये एक सिंगल मीरोमायसिन का स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल मीरोमायसिन का स्ट्रक्चर है, ये मीरोमायसिन है, और ऐसे कई सारे मीरोमायसिन के मिलने से एक मायसिन फिलामेंट बनता है। मतलब बहुत सारे मीरोमायसिन के मिलने से एक मायसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब यूनिट ऑफ मायसिन का मतलब बताओ, यूनिट ऑफ मायसिन फिलामेंट इज कॉल्ड मीरोमायसिन, और ये मीरोमायसिन का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया। अब यहां देखो, अगर आप अब एक सिंगल मीरोमायसिन को, अगर आप एक सिंगल मीरोमायसिन को, एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से इसको डाइजेस्ट कर दो, देखिए सिंगल मीरोमायसिन को ना डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम के साथ ट्रीट करो उसको, तो देखो यहां से मिलेगा आपको 2 तरह का मॉलिक्यूल, एक बनता है HMM, एक होता है LMM, फ्रेगमेंट होता है, टूट जाता है, छोटा एक बड़ा, इसे कहते हैं हेवी मीरोमायसिन, हेवी मीरोमायसिन, और इसे कहते हैं लाइट मीरोमायसिन, लाइट मीरोमायसिन कहते हैं। और फिर देखिए ये जो लाइट मीरोमायसिन होता है ना, ये ही मायसिन टेल होता है, और जो हेवी मीरोमायसिन है इसको जब आप कट करेंगे, एक और एंजाइम होता है पेपेन, ये भी एंजाइम का नाम है,
पेपेन कहते हैं, पेपेन एंजाइम का नाम है, देखो ये पेपेन। तो इससे दो बनेगा, देखो एक होता है HMMS1 और एक होता है HMMS2। ये जो HMMS1 होता है ये हेड होता है, मायोसिन का हेड होता है, और ये HMMS2 होता है इसको शॉर्ट आर्म कहते हैं। देखो इसका, देखो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इस मीरोमायोसिन को कट करोगे ना, इस मीरोमायोसिन को आप एंजाइम से ट्रीट करेंगे, देखो एंजाइम ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, तो पूरा का पूरा मीरोमायोसिन दो पार्ट में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाता है, एक छोटा एक बड़ा, हेवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, HMM एंड LMM। HMM और LMM, ये जो मायोसिन टेल होता है ना, यही लाइट मीरोमायोसिन होता है, मायोसिन टेल को लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। और ये जो HMM होता है इसे फिर से आप ट्रीट करो पेपेन से, एंजाइम का नाम है पेपेन, देखो PAPIN, पेपेन कहता है। इससे दो पार्ट बनेगा, देखो HMMS1 यूनिट का नाम है, HMMS1 एंड HMMS2। S1 ही हेड होता है और S2 से उसका ये आर्म बनता है, शॉर्ट आर्म। मतलब ये हो गया, देखो मायोसिन टेल क्या हो गया, ये हो गया लाइट मीरोमायोसिन LMM, मायोसिन हेड क्या हुआ HMMS1, S1 क्या है, और शॉर्ट आर्म क्या हो गया HMMS2 कहता है। यही तो क्रॉस आर्म होता है, अरे शॉर्ट आर्म को ही क्रॉस आर्म कहते हैं। ट्रिप्सिन का स्पेलिंग नहीं जानते क्या तुम लोग, अरे कमाल हो गया यार, ट्रिप्सिन नहीं जानते हो, एंजाइम जानते हो क्या होता है, शॉर्ट आर्म ही क्रॉस आर्म होता है। आपके एनसीईआरटी में क्रॉस आर्म लिखा हुआ है, उसी शॉर्ट आर्म को क्रॉस आर्म भी कहते हैं, शॉर्ट आर्म को ही क्रॉस आर्म कहा जाता है। यस, तो ये भी तो प्रोटीन ही होता है ना, अरे मीरोमायोसिन तो प्रोटीन ही होता है, उसे आप ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करो तो दो फ्रेगमेंट बनेगा, फिर HMM को फिर से डाइजेस्ट करो पेपेन से, फिर दो पार्ट बनेगा S1 और S2। समझ में आ गया बच्चों? और ये देखिए, ये देखिए कैसे बनता है मायोसिन फिलामेंट। ये एक मान लो स्ट्रक्चर है ऐसे, देखो एक हो गया, फिर दूसरा हो गया एक ऐसे ही, फिर ऐसे देखो तीसरा हो गया, ऐसे देखो ये, तो ऐसे कई सारे यूनिट मिल जाते हैं, ऐसे कई सारे यूनिट मिल जाते हैं, और क्या बन जाता है बताओ, ये बन जाता है मायोसिन का फिलामेंट। अरे यार हेवी चेन तो पूरी जगह पर है ना, यहाँ भी हेवी चेन है, यहाँ भी हेवी चेन है, यहाँ भी हेवी चेन है। पूरे पार्ट में हेवी चेन ही तो होता है, बट उसके भी फ्रेगमेंट्स होते हैं, लाइट और हेवी, लाइट मीरोमायोसिन, हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं। मीरोमायोसिन के ही दो पार्ट्स होते हैं, लाइट और हेवी मीरोमायोसिन कहा जाता है। और देखो ये एक मायोसिन फिलामेंट है, ये देखो कई सारे मीरोमायोसिन के मिलने से एक मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। फिर से बता दूं मैं आपको, मैंने क्या क्या बताया, देखिए मैंने क्या कहा कि एक मायोसिन फिलामेंट, देखो ये एक मायोसिन फिलामेंट है, ये एक मायोसिन फिलामेंट जिसमें लगभग 200 मीरोमायोसिन होते हैं। मीरोमायोसिन के मिलने से मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। आप अपने दिमाग से लाइट चेन निकाल दीजिए, मैंने लाइट चेन भूल जाओगे, मैंने केवल हेवी चेन के बारे में बोला है, वही याद रखिए। आपके एनसीईआरटी में लाइट चेन लिखा भी नहीं है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो फालतू।
फॉरगेट द लाइट चेन, जस्ट रिमेंबर हैवी चेन। तो मैंने क्या कहा कि मीरोमायसिन के मिलने से मायसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। कई सारे मीरोमायसिन, लगभग 200 मीरोमायसिन के मिलने से एक मायसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखो ये एक सिंगल मीरोमायसिन मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल मीरोमायसिन मॉलिक्यूल है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन देख रहे हैं, एक और दो हेवी चेन का ये पार्ट है। लाइट चेन देखो यहाँ पर है 1 2 3 4, जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। तो ये समझिए आप, देखो ये जो चेन होता है ये पूरा एक मीरोमायसिन का स्ट्रक्चर है। इस मीरोमायसिन के 3 पार्ट्स हैं, मायसिन टेल यहां से यहां तक, फिर जो बचा हुआ पार्ट है देखो शॉर्ट आर्म या तो क्रॉस आर्म कहते हैं, और उससे ये क्या लगा होता है, मायसिन का हेड लगा होता है। तो ये मायसिन हेड है देखो यहां से यहां तक, ये शॉर्ट आर्म है, इसको क्रॉस आर्म कहते हैं, और ये बचा हुआ पार्ट मायसिन टेल होता है। अब मैंने क्या कहा कि मायसिन टेल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये कम होता है इन रेस्पेक्ट टू द शॉर्ट आर्म एंड द हेड, तभी इसको लाइट मीरोमायसिन कहते हैं। देखो मैंने क्या कहा, इसको इसको हम कट करेंगे, एंजाइम से कट करेंगे। हमने एक सिंगल मीरोमायसिन को ट्रिप्सिन से कट किया तो 2 फ्रेगमेंट्स बन गए, एक हैवी मीरोमायसिन, एक लाइट मीरोमायसिन। जो लाइट मीरोमायसिन होता है ये ही मायसिन टेल होता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब देखो ये है, एक ऐसा बन गया देखो, एक ऐसा बन गया और एक ऐसा बन गया। ये देखिए, ये है लाइट मीरोमायसिन, ये टेल है, और जब इसको कट करोगे आप 18 से तो क्या होगा देखो, ये एक ऐसे बच गया क्रॉस आर्म, और देखो एक ऊपर हो गया एक ऐसे हो गया। तो ये जो बना ये है HMM-S1, HMM सॉरी ये H2 होता है, और इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसे कहते हैं HMM-S1। अब समझ में आ गया? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया अब? चलिए, तो अभी मैंने बताया कि ये मायसिन का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसका ये मायसिन का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, और शायद आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ, आप देखना वो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहां भी देख सकते हैं आप। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहां भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको यहां से अब हटा दूं, साफ करूं इसको? चलिए लिख लीजिए पहले आप। ओके ओके ओके, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। राइट डाउन, यू हैव एनफ टाइम। ठीक है, लिखो पहले। बेटा अभी एफ एक्टिव मैंने बताया है क्या? अभी मैं उस पर आ रहा हूं, अभी मैंने मायसिन बताया है, अभी मैंने एक्टिव नहीं बताया आपको। चलिए, तो अब मैं इसको साफ करूं। अरे यार, ये मैंने कहा कि ये जो पार्ट होता है ये लाइट मीरोमायसिन, इसका वेट कम होता है। लाइट का मतलब हल्का होता है ना, और हैवी का मतलब भारी होता है। तो ये LMM है और ये HMM है। HMM के भी 2 पार्ट्स होते हैं, S1 और S2 होता है बस। ये पार्ट इसका वेट हल्का होता है, यहां से यहां तक देखो ये हल्का होता है, ये LMM है। बचा हुआ पार्ट HMM होता है। HMM फिर कट जाता है 2 पार्ट्स, S1 में और S2 में। अब देखो
स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जैसे मैंने बताया था मायोसिन के बारे में, अब मैं बता रहा हूं आपको एक्टिन के बारे में। तो देखो ये कैसा होता है, देखिए तो एक्टिन भी देखोगे आप, ये भी इसमें दो ऐसे थ्रेड्स होते हैं ऐसे, कॉइल फॉर्म में ये थ्रेड होता है ऐसे। इसके एक को कहते हैं एफ एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन कहा जाता है। ये दो फाइब्रस एक्टिन एक साथ मिलते हैं, एफ एक्टिन कहते हैं। दो धागे होते हैं ये, ठीक है। और ऐसे याद रखिएगा कि इसके ऊपर आप देखोगे ऐसे एक डबल, इस तरह का एक प्रोटीन का कवर होता है। देखिए अब ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो ब्लैक के ऊपर, देखिए जो इसको पूरी तरह से कवर करके रखता है, देखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करके रखता है। तो ये जो आप ब्लू वाला लाइन देख रहे हो, ये भी डबल स्ट्रक्चर होता है। देखो से इसे कहते हैं ट्रोपोमायसिन। ट्रोपोमायसिन ये भी डबल फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। देखो ये भी दो होते हैं, डबल, इसके भी दो होते हैं। कंफ्यूजन क्या है? अरे पहले दो ब्लैक वाला था, दो ब्लैक धागे हैं वो आपस में ऐसे ऐसे उलझे रहते हैं। देखो ये क्या है, देखो ऐसे ये मान लो दो ऐसे ब्लैक बना दिया हमने, दो एफ एक्टिन बना दिया, और इसके ऊपर आप ऐसे देखो डबल बना दो ऐसे, देखो ये भी डबल बना दो ऐसे, देखो जो इसके ऊपर होता है, एफ के ऊपर होता है। इसे कहते हैं ट्रोपोमायसिन। ब्लैक वाला भी डबल है और ब्लू वाला भी डबल है। ट्रोपोमायसिन ट्रोपोमायसिन के दो फिलामेंट होते हैं जो पूरी तरह से एफ एक्टिन के फिलामेंट को कवर करके रखता है। ट्रोपोमायसिन its two filaments completely covers the two fibrous actin filaments। हाँ जी, सब प्रोटीन ही होता है, सबके सब प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी नाम लिखे गए हैं सबके सब प्रोटीन्स होते हैं। और यहां देखो, अब मान लो ये आप देख रहे हो, ये मान लो दो अब फाइब्रस एक्टिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये इसे नीचे देखो, ये मान लो ये ट्रोपोमायसिन का स्ट्रक्चर है। अब यहां देखो, जब आप इसको एक्सटेंड करके देखेंगे इसके एक धागे को, तो इसमें आपको इस तरह का यूनिट मिलेगा। देखो ऐसे, ये देखो इस पार्ट को आप देख रहे हैं, ये देखो इसमें एक जो देखते हो ना, इसे कहते हैं जी एक्टिन। इसको ग्लोबुलर एक्टिन कहा जाता है। और ऐसा लिखते हैं, इसी ग्लोबुलर एक्टिन के
पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टीन का फॉर्मेशन होता है, फाइब्रस एक्टीन का फॉर्मेशन होता है। अभी बता रहा हूं यार, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी मैंने ट्रोपोनिन का नाम लिया मैंने अभी, या तो एनसीईआरटी पहले वही पढ़ लीजिए आप, या मैं पहले मेरी बात सुन लो। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जी एक्टीन जो होता है, जी एक्टीन ग्लोबुलर एक्टीन कहते हैं। ग्लोबुलर एक्टीन के पॉलीमराइज होने के साथ साथ कई सारे जी एक्टीन एक दूसरे से मिलकर फाइब्रस एक्टीन का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? फिलामेंटस एक्टीन भी कहते हैं, फिलामेंट्स ही होता है एक्टीन का वो। तो जी एक्टीन के मिलने से एफ एक्टीन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया सबको पहली बात? जैसे माला होता है ना, माले के अंदर जो मोतियां लगी होती है वही स्ट्रक्चर होता है। देखो कई सारा बिडेड स्ट्रक्चर होता है, कई सारे जी एक्टीन मिल जाते हैं एक साथ, तो एफ एक्टीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? और देखो अब यहां देखिए, अब यहां देखो बीच बीच में देखोगे आप, इन दोनों के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल्स पे देखोगे आप, ऐसे ही इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, देखो इसे कहते हैं ट्रोपोनिन। याद रखना इसको, ऐसे याद रखिएगा कि troponin are present above the actin tropomyosin complex at regular intervals। देखो मतलब ये है कि एक्टिन और ट्रोपोमाइसिन के ऊपर एक और प्रोटीन लगा हुआ है, देखो उसे ट्रोपोनिन कहते हैं। लिखा हुआ देखो, ट्रोपोनिन क्या होता है? आर प्रेजेंट above the actin tropomyosin complex at regular intervals। समझ में आ रहा है सबको? ये समझ में आ गया? देखो ट्रोपोनिन है, ये मिलता है एट रेगुलर इंटरवल्स। ट्रोपोमाइसिन ये ब्लू वाला होता है, देखो जो ब्लू वाला पार्ट है वो ट्रोपोमाइसिन है। एक्टिन ट्रोपोमाइसिन के ऊपर ट्रोपोनिन होता है। हाँ जी, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ठीक है? और देखो अब अगर देखो एक ट्रोपोनिन के अंदर देखो ये एक ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर है। इसके एक ट्रोपोनिन में आप देखोगे, ये एक सिंगल ट्रोपोनिन है। इस सिंगल ट्रोपोनिन के अंदर आप देखोगे इसमें तीन अलग अलग देखो साइड लगे होते हैं, एक
2 और 3। इसे कहते हैं, तो ट्रोपोनिन का मतलब क्या हुआ? कंटेन्स 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। देखो, इसमें ए को कहते हैं टीएनसी, टीएनसी। एक होता है टीएनटी, 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 और एक होता है टीएनआई, टीएनआई। एक ट्रोपोनिन के अंदर, एक ट्रोपोनिन के अंदर 3 अलग अलग सब यूनिट्स कहते हैं, सब यूनिट कहते हैं इसको, टीएनसी, टीएनटी और टीएनआई। क्या नाम है देखो इसका? टीएनसी को कहते हैं क्या? इसे कहते हैं कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट, कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन कहा जाता है। कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, टीएनसी। देखो, एक होता है ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग सब यूनिट, ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग सब यूनिट कहा जाता है इसको। और एक होता है, देखो, इसे कहते हैं इनहिबिटरी यूनिट, इनहिबिटरी यूनिट कहते हैं, और इसको मास्किंग यूनिट कहा जाता है, मास्किंग यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो देखो, एक ट्रोपोनिन के अंदर 3 अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं, टीएनसी, टीएनटी और टीएनआई। टीएनसी का मतलब होता है कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट कहा जाता है इसको। अभी खाली है, देखो ये अभी इसमें कैल्शियम नहीं है, खाली है, कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट कहते हैं। एक होता है टीएनटी, इसे ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग सब यूनिट कहा जाता है। और एक होता है टीएनआई, इसको इनहिबिटरी यूनिट और इसको मास्किंग यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है। क्या मतलब होता है देखो इसका, ये समझ में आ गया पहले आपको कि ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स लगे होते हैं? ये समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहां देखो, अब समझो, यहां पर आप देखो, अब समझो, पहले आप थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे, देखो मान लो ये एक, देखो जैसे मान लो ये एक एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर है। अब कहते हैं, और देखो यहां पर क्या होता है, एफ एक्टिन में जगह जगह ये देखो इस तरह का, ये इसका एक्टिव यूनिट कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, देखो एफ एक्टिन का, देखिए ऐसे। और इसके नीचे देखो यहां पर ये देखो, ये मायोसिन का हेड होता है। ये मान लो ये एक मायोसिन हेड होता है, और आप जानते हैं कि मायोसिन हेड में यहां पर एक एक्टिन बाइंडिंग सब यूनिट होता है, ये मैंने बताया था आपको।
मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ये जो मायोसिन का ये पार्ट होता है, मायोसिन का हेड जो होता है वो एक्टिन से अटैच करता है उसको मूव कराने के लिए। ये जब तक इसे नहीं अटैच करेगा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। बट कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण क्या, देखो यहां देखिए, मैंने कहा था कि ट्रोपोनिन का एक जो ये साइट होता है, देखो टीएनआई, देखो यहां पर देखिए, ये जो टीएनआई होता है, टीएनआई, ये इसको मिलने से रोकता है। देखो ये क्या है बताओ, ये टीएनआई है। जब तक टीएनआई अपने जगह पे बना हुआ है, चलो पहले ये आप लोगों ने लिख लिया है, इसको मिटा दो पहले इसको। देखो जैसे मान लो ये एक आपका एक्टिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एफ एक्टिन है मान लो ये हमारा एफ एक्टिन है, ठीक है। इस एफ एक्टिन में देखो अलग अलग पॉइंट पे, देखो ये एक्टिव साइट कहता है, देखो ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं क्या, एक्टिव साइट ऑफ एफ एक्टिन कहता है। और द अटैचमेंट ऑफ, for the attachment of myosin head। और देखो अगर मान लो, और याद रखना कि सपोज करो यहां पर एक, देखिए ये मान लो एक ये स्ट्रक्चर है किसका, ये मान लो ट्रोपोनिन है। तो ट्रोपोनिन का एक हिस्सा जो होता है, देखो इसका एक पार्ट जो होता है ट्रोपोनिन का, ऐसे देखिए, जैसे मान लो ऐसे लगा हुआ है, ये ट्रोपोनिन है, इसका एक पार्ट यहां देखो ऐसा बना हुआ, इसे कहते हैं टीएनआई, इसे टीएनआई कहा जाता है। और अब मान लो देखो सपोज करो ये एक मायोसिन हेड का स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन हेड होता है जो नीचे लगा हुआ, देखो यहां पर। मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये मायोसिन हेड इस एक्टिव साइट से अटैच होगा, लेकिन वो अटैच नहीं हो पा रहा है, क्यों बताओ, क्योंकि उस एक्टिव साइट का पार्ट कवर ढका हुआ है, किसे, टीएनआई से, इनहिबिटरी सब यूनिट से मास्क किया हुआ है, मास्किंग कहते हैं। तो रेस्टिंग स्टेज में मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि मायोसिन हेड एक्टिव साइट से जुड़ेगा नहीं। और एक्टिव साइट से क्यों नहीं जुड़ेगा बताओ, क्योंकि एक्टिव साइट कवर किया हुआ है किससे, ट्रोपोनिन के मास्किंग सब यूनिट से। मैं लिख देता हूं, देखो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज मायोसिन हेड इसमें क्या होता है बताओ, मायोसिन हेड में क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, कैन नॉट बाइंड with active site of F-actin due to its masking with TNI sub unit of
लिख लो ना, लिखा हुआ है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज मायोसिन हेड एक्टिन से नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि उस एक्टिन का जो एक्टिव साइट है जहां से मायोसिन जुड़ता है उसको मास्क किया हुआ है, कवर किया हुआ है। किसने? ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट ने, जिसको टीएनआई कहा जाता है। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी किताब आपके पास है? एनसीईआरटी का बुक खोलो, ओपन द बुक ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 306। हाँ जी, तो देखो ये वाला पॉइंट देखो, यहां से ये वाला पॉइंट देखो, यहां से फिलामेंटस एक्टिन है, फाइब्रस नहीं है, फिलामेंटस कहते हैं। ये जो है ना एफ एक्टिन, इसको फिलामेंटस कहते हैं, इसे फिलामेंटस एक्टिन कहा, ठीक है ना? फिलामेंटस लिख लेना उसको, फाइब्रस नहीं है, फिलामेंटस लिखा हुआ है। पेज नंबर 306, ये देखो ये वाली बुक पेज, ठीक है? सबने खोल लिया इसको? हाँ जी। अब देखो इसमें 20.2.1 में क्या लिखा हुआ है? Each actin filament is made up of two filamentous actins helically wound to each other। ये समझ में आ गया लाइन सबको? पहला लाइन समझ में आ गया सबको? देखो हेलिकली वाउंड होता है, ये कैसे? हेलिक्स की तरह होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन्स। ये भी समझ में आ गया? ग्लोबुलर एक्टिन्स के मिलने से बनता है। आगे चलिए, two filaments of another proteins, two filaments of another protein called tropomyosin also run close to the F actins throughout its length। ये भी समझ में आ गया सबको? ठीक है। A complex protein troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin। एक्चुअली ये एक्टिन ट्रोपोमाइसिन के ऊपर होता है। समझ में आ गया? अरे लिखा हुआ है ना कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन is distributed at regular intervals on the tropomyosin। डायग्राम में बताया था मैंने पहले आपको, ठीक है? समझ में आ गया ये भी? और देखो क्या लिखा हुआ है, इन द रेस्टिंग स्टेट a subunit of tropomyosin 6G क्या होता है? अरे ग्लोबुलर एक्टिन होता है, जी एक्टिन कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, 6G एक्टिन के बाद होते हैं रेस्पेक्टिवली, एक लिमिटेड इंटरवल्स पे आता है, ठीक है? चलो यहां देखो, in the resting state a subunit of troponin masked the active binding sites for myosin on actin filaments। देखो ये TNI लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, एक लिखा है कि एक सब यूनिट होता है इसमें। बस मैंने TNI बता दिया कि 3 सब यूनिट यहाँ पे होते हैं, TNI, TNC और TNT। समझ में आ गया सबको? पहला पैराग्राफ समझ में आ गया सबको? लास्ट लाइन अच्छे से समझना, लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इन द रेस्टिंग स्टेट a subunit of troponin mask the active binding site for myosin on the actin filaments। ठीक है? क्लियर हो गया? अब यहां देखो, अब कहानी यहां पर यह है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मास्किंग को हटना जरूरी होगा, अनमास्क होना पड़ेगा।
अब कहानी ये है कि ये अनमास्क कैसे होता है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद रखिएगा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन there is displacement of tropomyosin over the actin filament and unmasking of actin filaments takes place. अब ये पॉइंट्स याद रखिएगा, अभी वही बताऊंगा, अभी मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पूरा एक लंबा कहानी है, अभी मैंने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। अभी वो पूरी एक लंबी स्टोरी है कि मास्किंग कैसे हटता है, अनमास्किंग कैसे होता है। अब उसका एक पूरा का पूरा इवेंट है। अभी मैंने केवल इतना बताया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ट्रोपोमायोसिन हटता है, और ट्रोपोमायोसिन हटेगा तो ट्रोपोनिन भी हटेगा। ट्रोपोनिन हटेगा तो उसका जो मास्किंग यूनिट होता है वो भी हट जाता है, और जैसे मास्किंग यूनिट हटेगा उसका मायोसिन हेड जो होगा वो एक्टिन से बाइंड कर जाता है, और बाइंड होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मायोसिन हेड का एक्टिन के एक्टिव साइट से मिलना जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन starts only after when the myosin head binds to the active site of actin filament। ये भी लिख लीजिएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर व्हेन द मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिर से मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है। तो हम लिखेंगे, फिर देखना यहां पर स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। टीएनसी को कैल्शियम बाइंडिंग साइट कहते हैं, मसल वाला यहाँ कुछ नहीं है। कह रहा हूं अभी अपना ज्यादा किडनी इस्तेमाल मत कीजिए आप, पहले जितना समझा रहा हूं पहले समझो उसको, कहीं से जोड़ने की जरूरत नहीं कुछ भी। अभी अपने अपने लेवल पे देखो स्टेप्स क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले कहते हैं, देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले कहते हैं स्टिमुलस चाहिए होता है। देखिए ये मान लो हमारा कोई रिसेप्टर है,
ठीक है। या फिर देखो जो न्यूरल स्टिमुलस जो मिलता है ब्रेन से, जो आपको मैसेज मिलता है, देखिए देखो अब दिख रहा है ना, देखो ये रिसेप्टर होता है। सबसे पहले कहते हैं कि अगर कोई स्टिमुलस अगर आपकी बॉडी को मिल रहा है, तो देखो ये एक मोटर न्यूरॉन कहते हैं इसको। ये हमारा एक मोटर न्यूरॉन होता है। ये इंपल्स को देखो, ये जो मैसेज होता है, ये जो एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कहते हैं इसको। ये स्टिमुलस एक नर्व के थ्रू होता हुआ, देखिए एक मोटर न्यूरॉन कहते हैं इसको, और ये जाता है कहां, देखो ये सपोज करो, देखो ये हमारे एक अलग अलग देखो मसल फाइबर्स होते हैं। ये एक नर्व का ये एंडिंग है, देखो यहाँ, और ये एक हमारा सिंगल मसल फाइबर है। स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सबसे पहले आपके ब्रेन से एक मैसेज आता है कि आपके मसल को मूव करना है, आपके मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना है। तो मैसेज तो ब्रेन से ही आएगा ना, कंट्रोल एक्टिविटी होता है। तो मोटर न्यूरॉन से जो एक मैसेज पास हुआ, वो कहां पे पहुंचा, देखो हमारे मसल फाइबर के पास। ठीक है, अब देखिए, अभी याद रखना, देखो यहां पर एक न्यूरॉन जितने सारे मसल फाइबर को अपना सप्लाई करता है। ये देखो, ये जो पूरा एक पार्ट आप देखते हैं, इसे कहते हैं मोटर यूनिट। इसे मोटर यूनिट कहा जाता है। इसका मतलब होता है, देखो one neurons associated with many muscle fibers। इस पूरे पार्ट को कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, और यहां देखो, ये जो एरिया होता है, देखो ये एक सिंगल पार्ट है। ये जो पूरा पार्ट यहां से यहां तक होता है, ये एक हिस्सा है, ये वाला पार्ट सिंगल वाला पार्ट है, ये हिस्सा। इस हिस्से को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, या इसी को कहते हैं क्या, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है बताओ? ब्रांच ऑफ अ मोटर न्यूरॉन with single muscle fiber।
इसे कहते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी को मोटर एंड प्लेट कहते हैं। अब आप फिर से एक बार एनसीईआरटी खोलना और पेज नंबर 307 देखो। पेज नंबर 307, ये वाला चैप्टर, ये वाला पेज देखो, ये वाला पेज, दिस वन। खोल लिया आपने इसको? देखो इस पेज को, इस पेज के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। 307 का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी खोला आपने? एनसीईआरटी खोल लिया आप लोगों ने? हाँ जी, तो देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन 307 पेज का, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। देखो ये जो स्टिमुलस आया है वो कहां से आया था? ये आया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। देखो न्यूरॉन से, न्यूरॉन को स्टिमुलस जो मिलता है या तो रिसेप्टर से मिलता है या सीधा ब्रेन से मिलता है आपके। समझ में आ रहा है? हाँ जी। स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखो लिखा हुआ है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। देखो ये स्टिमुलस है, देखो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है, ये नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ देखिए, अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers, मसल फाइबर्स लिखा हुआ है देखो, कनेक्ट टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। देखो एक न्यूरॉन्स जितने सारे मसल फाइबर से जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं मोटर यूनिट। एक मोटर न्यूरॉन्स जितने सारे मसल फाइबर से जुड़ा हुआ होगा, that complete part is called a single motor unit. One neuron, not neurons, associated with many muscle fibers that makes a motor unit. क्लियर? समझ में आ गया? और आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber. देखो आपको पता है कि मसल फाइबर के बाहर क्या होगा? देखो ये मान लो आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, देखो एक्सोन का स्ट्रक्चर है ऐसे, इसका एक हिस्सा देखिए, ये किससे जुड़ा हुआ है? देखो यहां पर ये क्या है बताओ? सार्कोलेमा है ये सार्कोलेमा है, और ये एक मसल फाइबर है। ये जो हिस्सा बना देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, इस हिस्से को क्या बोलेंगे हम? ये जो अटैचमेंट हुआ देखो यहाँ पर, इसे कहते हैं क्या? इसे ही कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसी को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। समझ में आ गया? देखो ये देखो, जैसे मान लो ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, ये सिंगल मसल फाइबर है, और ये मान लो उसका कवरिंग है, इसको सार्कोलेमा कहते हैं। ये मान लो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ऐसे, और इसका एक जो यूनिट है देखो, इसका एक हिस्सा देखिए जो अब इससे मिल रहा है, तो ये जो जंक्शन बनेगा ना यहाँ पर देखो, या फिर मान लो इसका इसी का दूसरा हिस्सा देखो यहाँ पहुंच रहा है, तो ये भी देखो, तो एक मोटर न्यूरॉन का जो भी हिस्सा अब इससे जुड़ रहा है, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ? इस पूरे पार्ट का नाम क्या है? इसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मतलब एक मोटर न्यूरॉन का वो सारा पार्ट जो एक मसल फाइबर से जुड़ेगा, अरे वही स्ट्रक्चर है, वही तो मैं बता रहा हूं, ध्यान क्या दो।
हटा दो इसको, यहाँ कुछ नहीं है। वही चीज यहाँ बना हुआ देखो, ये एक मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और ये सिंगल मसल फाइबर है। इसका इसका जंक्शन जो होता है देखो, उसी को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, और इसी को कहते हैं क्या, मोटर एंड प्लेट कहा जाता है। समझ में आ गया यहां तक सबको? तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि मोटर यूनिट में और मोटर एंड प्लेट में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन बनता है यहां से कि क्या डिफरेंस होता है मोटर यूनिट में और मोटर एंड प्लेट में। एक मोटर न्यूरॉन्स जितने सारे मसल फाइबर्स में जाएगा वो बनता है मोटर यूनिट। एक मोटर न्यूरॉन्स एक मसल फाइबर में जो जा रहा है उसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट, उसी को कहते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां मैंने डिफरेंस बताया है? अरे ये एक मोटर न्यूरॉन है, उसमें कई सारे मसल फाइबर है, देखो ये सभी मसल फाइबर अलग अलग मसल फाइबर है, देखो ना ये, तो बहुत सारे मसल फाइबर यहां देखो, ये सभी अलग अलग मसल फाइबर्स हैं। तो एक मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर्स इज कॉल्ड मोटर यूनिट। हाँ जी, नहीं, अरे मोटर यूनिट ये होता है भाई, क्या यार, अरे लिखा हुआ है वन न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद मेनी मसल फाइबर्स, इसे कहते हैं मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन प्लस वन मसल फाइबर, एक ही मसल फाइबर है, सभी नहीं है, सिंगल, देखो ये और ये केवल है, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर एक मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर में जा रहा है उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसी को कहते हैं। और देखो NMJ, यस NMJ, उसी को कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। एनसीईआरटी पे लैंग्वेज पढ़ो ना, समझ में आएगा अच्छे से। मसल फाइबर्स एंड मसल फाइबर दो लिखा हुआ है, मसल फाइबर्स एंड मसल फाइबर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए कहानी यहीं तक, बाकी कल बताऊंगा।